हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की जो तैयारी है बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। देखिए, समझ आता हूं हमारे एक दिन की क्लास मिस हो गई है और कोई बात नहीं है, आपको पता है क्यों हुई और क्यों नहीं। लेकिन ये जो मैंने आपको टारगेट दिया है कि इन 45 दिन के अंदर हम एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस के लिए कंप्लीट मैथ करने वाले हैं, ताकि जिन बंदे को या जिन बंदी को बिल्कुल कुछ भी नहीं आता वो कम से कम पास मार्किंग मार्क्स तो कम से कम मैथ के अंदर लेके आए। इसलिए मैंने दिल्ली पुलिस और एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए उन लोगों के लिए एक सेपरेट 45 दिन का ये क्रैश कोर्स के रूप में हमें लिया हूँ, ठीक है, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके नंबर आ सके और कम समय में उनकी एक अच्छी तैयारी हो सके। तो आज ही हमारा चौथा दिन है और नंबर सिस्टम की अभी एक आधी क्लास और आएगी, लगभग एक क्लास मान लीजिए आप। तो उसके बाद में नंबर सिस्टम को हम 3 क्लासों में फिनिश कर देंगे। देखिए, ऐसे नंबर सिस्टम तो एक एक महीना 2-2 महीना खत्म नहीं होता, लेकिन जहां से नंबर सिस्टम में से जो क्वेश्चंस आते हैं मैं उन्हीं पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं फिर अपना, ठीक है। चलिए, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, देखिए प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत, एक मिनट, देखिए क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों। क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत समपूर्णांकों का जो योग है वो कितना है, 54 है। 3 क्रमागत समपूर्णांकों का जो योग है वो कितना है, 54 है। पहला क्वेश्चन यही आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। इनमें सबसे छोटा पूर्णांक आपको ज्ञात करना है। देखिए, ये एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और इन क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करते हैं ध्यान से समझना। आज जो मैं आपको बताऊंगा वही इंपॉर्टेंट है। ऐसे बोल रहा है कि 3 सम क्रमागत पूर्णांकों का जो योग है वो कितना है, 54 है। तो सबसे छोटा हमें सम पूर्णांक बताना है। देखो प्यारे साथियों, कैसे सोल्व करते हैं। पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, सम पूर्णांक का मतलब क्या होता है। देखिए, हर एक संख्या होती है वो पूर्णांक में से ली जाती है, ठीक है। आपको पता होगा, जब मैंने डिटेल में नंबर सिस्टम आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ठीक है, इसी तरीके से होती है। तो पूर्णांक संख्या जो होती है जिसमें माइनस भी चलती है संख्या और पॉजिटिव भी चलती है। तो पूर्णांक का मतलब कोई भी नंबर होगा वो पूर्णांक में से ही लिया जाएगा। तो सम पूर्णांकों की बात करें, इसका मतलब ऐसी कोई संख्या जिसमें कम से कम 2 का भाग जाए। ये सम पूर्णांकों की बात कर रहा हूं। मैं मान लेता हूं कि पहला सम पूर्णांक है 2x। अगर मान लीजिए बाय डिफॉल्ट आप x की वैल्यू 1 रखें, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। दूसरा सम पूर्णांक जो है वो कितना है, 2x। ये 3 की बात कर रहा है। अगला कौन सा है, 2x प्लस 4। और इनका जो योग है प्यारा साथी वो 54 दे रखा है। तो 2x प्लस 2, ठीक है, आगे हो जाएगा 2x प्लस 4 और इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 54। मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं, सबसे छोटा सम पूर्णांक कौन सा होगा, 2x। और इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, x की मान की। तो x का मान हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2x 2x और 2x 6x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 6। और ये इधर कितना हो जाएगा आपका, 54। अगर मैं केवल 6x की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा आपका 48। और x की वैल्यू अगर हम यहां से कैलकुलेट करें तो वो हमें कितनी मिल जाएगी, 8x। यानी सबसे छोटा सम पूर्णांक की बात कर रहा है तो आप क्या करें, x की वैल्यू कितनी रख दे, यहाँ पे 8 रख दे। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारा साथी वो कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 16। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो क्वेश्चन है मेरा ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इस करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, अगर आपसे ये पूछता है कि इसमें सबसे बड़ा सम पूर्णांक कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर देखिए सबसे बड़ा तो यही है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 16x प्लस 4 यानी 20। और मिडिल का पूछता तो कितना हो जाएगा, आपको पता है ये कितना हो जाएगा आपका 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 18। अगर आप 18 प्लस 20 प्लस 16 को जोड़ेंगे तो आपका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको वो कितना मिलेगा, 54। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट मेरा समझ में आ गया होगा। देखिए, नंबर सिस्टम में इस तरीके के क्वेश्चंस आपको चाहे दिल्ली पुलिस हो या फिर एनटीपीसी हो, ऐसे क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप इसको उतार लीजिए, तब तक मैं आपका दूसरा क्वेश्चन लगा देता हूं।
आ जाओ, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग रहा होगा। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। अब की बार टाइप का मैंने वही क्वेश्चन लिया है, लेकिन सोल्व करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए ऐसा बोल रहा है, मेरी बात को ध्यान से समझना, जो ये क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि यदि किन्हीं तीन क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 147 है। यदि किन्हीं तीन क्रमागत, अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, तीन क्रमागत, और पहले हमने क्या बात करी थी, समपूर्णांकों की। अब की बात बोल रहा है कि तीन क्रमागत विषम प्राकृत संख्या। अब आपको पता है वो संख्या है जो एक से चलती है और अनंत तक चलती है, वो कौन सी होती है, प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या में दो कंडीशन होती है। एक वह संख्या है कौन सी होती है, जो सम संख्या होती है जिनमें दो का भाग लगता है। एक वह संख्या है जो विषम संख्या होती है जिसमें दो का भाग नहीं लगता। अब प्यारे साथियों मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं कि तीन विषम क्रमागत प्राकृत संख्या कौन सी होगी। तो आप बोलोगे देखिए सर सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो वो मैं ले लेता हूं x, दिख रहा होगा आपको। दूसरी में ले लेता हूं x+2 और तीसरी में ले लेता हूं x+। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से समझना, मैंने ऐसा क्यों लिया। देखो x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, ये कौन सी विषम संख्या है। x की वैल्यू यहां पे लेते हैं तो ये कितनी हो जाएगी, विषम संख्या है। और यहां पे अगर देखो ध्यान से समझना, अब मुझे यहां पे कितना मान रखना है, तो आप बोलोगे सर यहां पे आप कर लीजिए x+4। क्यों, क्योंकि x की जगह हर एक जगह हम एक मान रखते हैं, तो ये 3 और ये कितना हो जाएगा आपका 5। क्लियर हो गई मेरी बात को समझ में, तो इसलिए मैं ये लेता हूं। ठीक है, तो तीन क्रमागत विषम संख्या है वो आपको ये मिलेगी, x, x+2, x+4। और ये बोल रहा है कि इन तीनों संख्याओं का जो योग है वो कितना है आपका 147। कितना है, 147। कितना है, 147। आपसे पूछा क्या है, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी। बीच वाली संख्या का मतलब है आपसे ये पूछ रहा है, x+2 की मान पूछ रहा है, ये क्या होगा। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, हमें क्योंकि हमें चाहिए x+2 का मान, x+2 का मान चाहिए, तो इसके लिए हमें x की जरूरत पड़ी और x हम यहां से निकालते हैं। देखिए x 3x हो गया, 3x हो गया, ये कितना हो गया 6। तो आप बोलोगे सर ये 6 हो गया और बराबर कितना कर दो 147। अच्छा मुझे 3x की वैल्यू चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब ये कटेगा पूरा पूरा, अगर आप यहां से इनको काटने की कोशिश करें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 में कितनी बार गया, तो आप बोलोगे सर 14 के अंदर 4 चौक 3 चौक 12। ठीक है, फिर कितना हो गया 2 और फिर कितना हो गया ये 47। तो कहने का मतलब x की जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी मुझे निकल के आ गई 47। आपसे बीच वाली संख्या पूछ रहा है, बीच वाली संख्या कौन सी होती है, 3x+2। तो यहां पे आप क्या करें, इस x के अंदर आप यहां पे मान रख देंगे 47 का, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 49। और 49 कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, तो आप बोलोगे सर थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है इसमें हमें 49 नजर आ रहा है। आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देता हूं। ठीक है, तो मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन आज सोल्व कराने वाला हूं। ठीक है, चलिए उतारिए, चलिए चलिए प्यारे साथियों, ठीक है, समझ चाहता हूँ, अकेला आदमी हूँ, इसलिए पीछे कोई है नहीं लिखने वाला, क्वेश्चन लगाने वाला मैं ही लगा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम ले ले, कोई बात नहीं, लेकिन आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन मिल जाए इससे अच्छी बात नहीं है। ठीक है, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि उन दो क्रमांक, ये जो 4 दिख रहा है यहाँ पे 2 कर सकते हैं आप, 2 कर लीजिएगा। कल भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था जब क्लास को मैंने बीच में रोकनी पड़ी। ठीक है,
देखिए ये बोल रहा है कि उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर कितना है, 84 है। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, बात कर रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योग। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मैं 2x ले लेता हूं क्योंकि हर एक सम संख्या 2 से मल्टीपल होगी, ठीक है, दिख रहा होगा आपको यहां तक। पहली संख्या में ले लेता हूं 2x और दूसरी ले लेता हूं मैं 2x प्लस कितनी ले लो। देखिए यहां पे x की वैल्यू आप 1 रखेंगे, मेरी बात को समझना, आपको माइंड में यहां पे दिक्कत आ रही होगी सर यहां पे क्या ले, तो आप खुद ही दिमाग लगा लीजिए यार मुझे दो क्रमागत सम संख्या लेनी है, दो क्रमागत सम संख्या लेनी है जिनके अंदर 2 का भाग जाए। मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिक 2 लेनी पड़ेगी, यही तो लेनी पड़ेगी। अब ये बोल रहा है कि भैया इनकी जो वर्गों का अंतर है वो कितना है, 84। तो देखिए मैं ले लेता हूं हमारी पहली दूसरी संख्या कौन सी हो गई है और पहली संख्या कौन सी हो गई है, इनके वर्गों का अंतर है। तो वर्गों का अंतर का मतलब आप समझ पा रहे हैं, यही होगा, यही होगा, ठीक है। और ये कितना दे रखा है आपका 84, ठीक है, 84 है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि उन संख्याओं का हमें योग करना है, मतलब इन दो संख्याओं का हमें मान निकालना है, योग करना है। तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 2, इनका हमें मान कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें x की जरूरत पड़ेगी और x मैं कहां से निकालूंगा, यहां से निकालूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर, यहाँ पे 4 4 8x और प्लस यहाँ पे 4 माइनस के 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर बराबर कितना 84। अब यहां से हमें कैलकुलेट करना है, ये दो तो हट गए, यहां पे ध्यान से समझना 8x और 8x ये उधर चले जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। आप देखिए इसको ऐसा समझ में नहीं आया तो आप ये देख लीजिए 8x ये उधर चला जाएगा 80, तो मैं ये बोलूंगा कि x की वैल्यू मेरे पास कितने निकल के आ गए 10। आपसे मान क्या पूछा है, आपसे मान पूछा इस संख्या का, यानी इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए और x की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 40 प्लस 2, तो ये मान निकल के कितना आ जाएगा 42, और यही हमारा क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। तो बताइए भाई इनका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको उतार लीजिए, मैं तब तक अगला क्वेश्चन लगा देता हूं, ठीक है। चलिए चलिए ये क्वेश्चन करिए आप सभी लोग। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आप सभी लोग करिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको अभाज्य संख्या के बारे में तो पता होगा ही, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अभाज्य संख्या के बारे में पता नहीं होता, ठीक है। अभाज्य संख्या और एक होती है आपकी भाज्य संख्या, ठीक है। क्या होती है अभाज्य संख्या और क्या होती है अभाज्य संख्या, सॉरी क्या होती है अभाज्य संख्या और कौन सी होती है भाज्य संख्या। देखिए प्यारे साथियों, वे संख्या है जिसके अंदर स्वयं का और एक का, मतलब जैसे मैं बात करूं इस 3 की, बात करूं मैं इस 5 की, बात करूं मैं 7 की, बात करूं मैं 23 की, बात करूं मैं 89 की, ठीक है। माने वे संख्या है जिसमें स्वयं का और एक का भाग जाए, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए, वे संख्या होती है आपकी अभाज्य संख्या। बात करूं 3 की, देखिए 3 में केवल 3 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है, इसके अलावा इस संख्या में किसी का भी भाग नहीं जाता। आप दूसरे शब्दों में यह बोलते हैं कि वे संख्या है, वे संख्या है जिनका HCF क्या होता है, ओनली फॉर 1 होता है, ठीक है। चलिए 5 की बात करूं तो 5 में वही 5 का और कितने का, 1 का, तो यह होती है आपकी अभाज्य संख्या है, ठीक है। और भाज्य संख्या वह जिसमें एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भी भाग
जाता है। जैसे मैं बात करूं 6 की, 6 में किसका जाएगा, 1 का जाएगा, किसका जाएगा, 2 का जाएगा, किसका जाएगा, 3 का जाएगा, किसका जाएगा, 6 का जाएगा। तो इस तरीके की जो संख्या होती है वो कौन सी संख्या होती है, आपकी भाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो यहां से सीधा सीधा हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन क्या दिया गया है, वो क्वेश्चन ये बोला गया है कि आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं 80 से लेकर 80 टू 90 इनके बीच अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं का, या ये लिख लीजिएगा, के बीच अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो भैया इसका हमें कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये पता होना चाहिए कि भैया 80 से लेकर 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसको पता करने के लिए देखिए होता क्या चीज है कि एग्जामिनर को भी ये पता होता है कि अगर मैं टफ क्वेश्चन दे दूंगा, अगर मैं इसको टफ क्वेश्चन दे दूंगा इसमें, तो बच्चे को बहुत टाइम लगेगा। हालांकि ऐसा भी नहीं कि टफ क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपको टफ क्वेश्चन मिलते हैं जो बड़े अटपटे होते हैं, और एग्जाम में वो देने का कारण यही होता है कि बच्चे का कैसे भी करके टाइम खराब ही करा जाए, क्योंकि वो इसमें फंसेगा, और फंसेगा तो टाइम खराब करेगा तो वो औरों से पीछे हो जाएगा। तो आप सभी लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी भी ये ना सोचे मुझे पूरे में से पूरे मार्क्स लाने हैं। पूरे में से पूरे मार्क्स लाने के चक्करों में मात खा जाओगे कि हो सकता है आपका टाइम ही चला जाए और जितना आप टारगेट करके चले थे वो भी आपका नहीं हो पाए। ठीक है, तो हमें ये पता कर लेते हैं कि भैया 80 से लेकर 90 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, तभी तो गुणा कर पाऊंगा। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले पता करते हैं भाई क्या 81 होगा, तो आप बोलोगे सर नहीं होगा। क्या 82 होगा, नहीं होगा। देखिए 83 पर थोड़ा ध्यान दें, 85 होगा आपका, बिल्कुल होगा। 84 नहीं होगा, 85 नहीं होगा, 86 नहीं होगा, एक 87 पे थोड़ा ध्यान दें। लेकिन 87, कई लोग 87 पे ध्यान देंगे, लेकिन इसको थोड़ा देखिए ध्यान से। 8 और 7 कितने होते हैं, आप बोलोगे सर ये 15 होते हैं, और 15 में तो 3 का भाग जाता है। ठीक है, आपको ये भाजकता के नियम आपने पढ़े होंगे। ठीक है, इसके बाद में मेरी बात को समझना। देखिए आगे बात कर लेते हैं 87, फिर 88, और फिर एक दूसरी चीज आती है 89। ये 2 ही ऐसी संख्या मुझे मिल पा रही है, एक तो 83 और एक 89। इनका हमें गुणनफल पूछ रहा है, तो भैया इनका गुणनफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए इसको पूरा कैलकुलेट मत करिए, आप ऑप्शन की तरफ जाइए। आपने 3 और 9 को मल्टीपल किया तो आप देखेंगे सर इनका इकाई का जो अंक है देखिए वो कितना आएगा, 7। कितना आएगा, 7। अब देखिए ऑप्शन पे थोड़ा भागने की कोशिश करें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 83 बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 89 ही, देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, एक तो 83 दे रखा है, एक 89 दे रखा है, एक दे रखा 73, 87, और एक आपका दे रखा है ये वाला। अब देखिए ये 2 तो वैसे भी नहीं होंगे, इस पे ध्यान करते हैं और इस पे ध्यान करते हैं, इन 2 में से होंगे। तो आप खुद पढ़े लिखे हैं कि भैया ये जो संख्या है इनको जब कैलकुलेट करते हैं तो इतना मान तो किसी भी हालत में नहीं आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। बचा कौन सा, ये हमारा राइट आंसर हो जाए। तो ऑप्शन का भी एग्जाम में सारा लेने की कोशिश करें, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ऑप्शन से ही सोल्व होते हैं। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए, मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देता हूं। देखिए ये क्वेश्चन और देख लीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
और इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हालांकि सरलीकरण में भी ऐसे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, लेकिन ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को करना बहुत जरूरी है। चलिए, हाँ, क्वेश्चन क्या है कि 999 998 में आप भाग देंगे 999 और मल्टीपल है आपका 999। ऐसा क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें वो आपको इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं कैसे करना है। देखिए, इसका मतलब क्या है, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब है 99। एक सेकेंड लगेंगे, ज्यादा समझने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जो आपको बता रहा हूं इसका मतलब यह है। इसका मतलब क्या है, यह है। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कट जाएगा, ये हो जाएगा तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, और ये आपका 998। यहां तक समझ में आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर इसको हम लिख सकते हैं 1000 - 1, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, 998, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक समझ में आ गया तो देखो, इसको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। बस आपको पता है कि इसका जब मैं सोल्व करूंगा तो ये मुझे 6 0 दे देगा, क्योंकि स्क्वायर ये फॉर्मूला बनता है ना, ये वाला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये मेरी बात को ध्यान से समझना, और ये दोनों जो मल्टीपल होगा तो ये कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे 2 0 चिपका दीजिए भैया, 2 3 4 5 और 6। ये मैंने क्यों किया, जब इसको मैं खोलूंगा ना, इसको जब मैं खोलूंगा ना तो ये निकलता है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 2000, और इधर कितना हो जाएगा आपका, ये वाला, ठीक है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सिंपल सी बात है, इसको आप जोड़ दीजिए इसके अंदर। तो इसके 999 हो गया, तो ये देखिए कैसा बनेगा, सीधा सीधा जब आप इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो ये बन जाएगा 101। और जब आप इसको इसमें कैलकुलेट कराएंगे तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे साथियों, वो कौन सा मिल जाएगा आपको, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिल जाएगा जब आप इसको घटाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो, वो कौन सा है, 99। यही इसका राइट आंसर है जब आप इसको घटाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को आप इसी तरीके से फॉर्मेट में करें, क्योंकि ये तो इससे कट जाएगा, और ये कटने के बाद में क्या हो जाएगा, ये जो है इससे मल्टीपल होगा, स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर को हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है, जैसा कि मैंने ये कल भी आपको समझाया था, ठीक है। चलिए, अब इसको उतार लीजिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट लगा देता हूं। थोड़ा मैनेज करिए प्यारे साथियों। अब थोड़ा वेट करिए, मैं एक साथ 3 क्वेश्चन लगा देता हूँ, ताकि फिर बारी बारी से ज़्यादा टाइम हमारा खराब ना हो। बस दोस्तों 2 मिनट का काम है, हो गया बस। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें, क्योंकि आपको क्वेश्चन नहीं दूंगा तो फिर ये सॉल्यूशन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा इनका, ठीक है ना। इसलिए मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन मुझे देना पड़ रहा है। चलिए, ये क्वेश्चन सोल्व करिए। देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक छिपा हुआ है,
ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा त्रुटि है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा सही करने की कोशिश करें। यहां पे ये जो दे रखा है कि दशमलव भिन्न किसके बराबर, आप इसको ऐसे लिखिए, 1 मिनट, आप इन क्वेश्चनों को जो है थोड़ा इसमें थोड़ा सही कर लीजिएगा। ये ऐसा है 2.349 पे बार, इन दोनों संख्याओं पे बार कर लीजिएगा साथियों, ठीक है, 49 पे बार कर लीजिए। अगर आप इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसको आप ऐसा लिख लीजिएगा 43 कितना है, इस पे बार कर लीजिएगा कि आप जब इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो ये किसके बराबर होगा। तो भैया कुछ भी नहीं करना, देखिए आज मैं आपको बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है कि संख्या रिपीट होना, संख्या रिपीट होना। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे बोलूं आपसे कि 0.3 पे बार, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि संख्या 3 3 3 3 3 ही है। अगर मैं आपसे ये बोलूं 49 पे बार, तो इसका मतलब यह है कि 49 49 49 बार, तो यही मतलब है। तो ये बहुत अटपटा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन तो नहीं मानोगे। देखिए पॉइंट के बाद में कुछ संख्याओं पे बार होना, कुछ संख्याओं पे बार नहीं होना, ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो देखो प्यारे साथियों, आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी पॉइंट के बाद में कुछ संख्याओं पे बार होता है और कुछ संख्याओं पे बार नहीं होता, उन क्वेश्चनों को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि सबसे पहले आप इस 2 को लिखो, फिर आप इसको सही में लिखो। तो आप ऐसा लिख दीजिएगा 349। अब आप इन 349 में से उन संख्याओं पे, उन अंक को घटाइए जिस पे बार नहीं है। तो यहां पे बार किस पे नहीं है, 3 पे नहीं है। नीचे क्या लिखेंगे, जितनी संख्याओं पे बार है उनका तो लिख देंगे 9, और जिन पे बार नहीं है उनका लिख दोगे 0। अब यहाँ पे 49 पे क्या है, बार है, तो यहाँ पे बार के लिए हम क्या कर देते हैं, 9 लिख देते हैं। अब कुछ बोलोगे सर आपने 9 क्यों लिखा है, कि 2 संख्याओं पर क्या होता है, बार। ये मैंने डिटेल में आपको बताया था, आप मेरी नंबर सिस्टम की जब मैंने एक पूरा कोर्स के रूप में लिया था तब मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को सोल्व करने का सबसे यही तरीका होता है कि जब पॉइंट के बाद में कुछ संख्याओं पे बार होता है और कुछ संख्याओं पे बार नहीं होता, उनका तरीका यही होता है कि पॉइंट के बाद सभी संख्याओं में से बिना बार वाली संख्या घटा दीजिए। तो 349 में से बिना बार कौन सा, 3। तो आप क्या करें, 349 में से 3 घटा दिया, और नीचे क्या लिखेंगे, जिन संख्याओं पे बार होता है उनका लिख देंगे 9, और जिन पे बार नहीं होता उनका 0 लिख देंगे। यही तरीका होता है। तो इनको सोल्व करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 346, और नीचे कितना हो जाएगा, ये वाला। क्लियर है। अब मुझे एक चीज बताइए, इसका मतलब क्या है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब यह है, इसका मतलब कौन सा है, यह है, यही है ना, ठीक है। तो भैया अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता है कि ये संख्या इससे गुणा हो जाएगी तो 1800 तो 1 हो जाएंगे, ठीक है, और 90 का 180 वो हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 980 के अंदर आप कैलकुलेट कर दीजिए 346। जब आप इनको जोड़ेंगे तो ऑप्शन पे आप चले जाइए, सीधा सीधा ऑप्शन पे जाएंगे तो देखिए सबसे पहले इकाई अंक हमारा क्या आना चाहिए, 6। आप सीधा सीधा जोड़ भी सकते हैं, कितना हो गया 6, ये कितना हो जाएगा 12, यानी 26 देख लीजिए लास्ट में। और 26 कौन से में मिलेगा आपको, तो आप ये देखिएगा सर 1-2 ऑप्शन में हमें मिल रहा है, लेकिन मेरी बात को ध्यान से समझना, जब आप इनको कैलकुलेट करते हैं, इनको ऊपर को कैलकुलेट करेंगे और नीचे क्या जाएगा 990, यही होगा। तो हमें ऑप्शन में वो देखना है जिसके नीचे क्या हो, 990 हो। तब आप ये ध्यान से समझना, क्या पहला ऑप्शन में 990 है, तो आप बोलोगे नहीं ये नहीं होगा। क्या दूसरे में है, आप बोलोगे सर हाँ 23-26 भी हमें लास्ट का अंक मिल रहा है और नीचे जो है 990 भी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा वैसा नहीं होगा क्योंकि उसमें 47 है, 47 तो हमारा है नहीं। चौथा वैसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो सही आंसर है प्यारा साथियों वो कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ओके चलिए उतार लीजिए इसको। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए भैया, 45वां क्वेश्चन। और ये तो जाहिर सी बात है, ऐसे क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलते ही हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कौन सोल्व करता है, अगर जो इस क्वेश्चन को सोल्व कर देगा मैं मान लेता हूं कि उसका कुछ दिमाग चलता है नंबर सिस्टम में। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यदि हम 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ये क्वेश्चन ये आपको कहना चाहता है कि 45 को आप 4 ऐसी संख्याओं में लिखने की कोशिश करें जिनमें से अगर हम
पहली संख्या में 2 जोड़े, दूसरी संख्या में 2 घटाए और तीसरी संख्या को 2 से गुणा करें और चौथी संख्या को 2 से भाग दें तो हमें परिणाम वही प्राप्त हो। कहने का मतलब आपसे यह पूछ रहा है कि भैया आप इन 45 को कोई 4 ऐसी संख्या में डिवाइड करें और ये चारों संख्याएं क्या होगी, अलग अलग होगी। अगर आप मान लीजिए 4 संख्या है, उनको आप ऐसी संख्या में डिवाइड करें A B C और D में, अगर आप पहली संख्या के अंदर देखिए क्या बोल रहा है, 2 जोड़े है ना, दूसरी संख्या में 2 घटाए, तीसरी संख्या को 2 से मल्टीपल करें और चौथी संख्या में आप 2 से डिवाइड करें, तो इनका जो परिणाम है, ये जो परिणाम है ये क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए और इन चारों संख्याओं का जो योगफल है वो आपका 45 आना चाहिए। इसका मतलब यह है क्वेश्चन का। अब आप माइंड में लगाइए कि ऐसा क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए देखो भैया, आपके माइंड में बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन स्वाभाविक सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया हो तो। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो यार एक चीज बताता हूं, मैं मान लेता हूं कि पहली संख्या मेरे पास 8 है। देखो एक आइडिया लगाया मैंने, दूसरी संख्या मेरे पास 12 है। मैंने आइडिया लगाया, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 8 में 2 जोड़ूंगा, 12 में से 2 कम करूंगा तो यहां तक तो परिणाम मुझे कितना मिल गया, 10 मिल गया। अब आप तीसरी और चौथी संख्या ऐसी लिखिए जिनका अगर तीसरी संख्या के साथ अगर हम 2 से उसको गुणा कर दे तो हमारा 10 आ जाए। तो जाहिर सी बात है 5 रख लेते हैं, 5 रखते हैं तो कितना आ गया, 10। चौथी संख्या अगर हम 20 ले लेते हैं और इसमें अगर हम 2 का भाग देते हैं तो आंसर निकल के कितना आता है, 10। तो देखिए इनका जो परिणाम है वो परिणाम कितना है, समान है। अब आप इनका योग करके देखिए, क्या इनका योग जो है वो 45 आ रहा है क्या? तो आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल 45 आ रहा है। ये कितना हो गया आपका 20, ये कितना हो गया आपका 20, 40 और 5 45। तो इनका योग जो है वो 45 आ रहा है और इनका परिणाम जो है वो समान आ रहा है 40। इसका मतलब जो राइट आंसर है हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, 8, 12, 5 और 20, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसको आप उतार लीजिएगा एक बार। ठीक है, आप उनको उतार लीजिए फटाफट, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लगा देता हूं। चलिए देखो अगला क्वेश्चन देखो एक बार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो चलिए सोल्व करिए इस क्वेश्चन को, करिए भाई। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 180 रुपए खर्च करने की योजना बनाई। देखिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ ऐसे फ्रेंड थे, उन्होंने एक प्लानिंग बनाई कि यार हम पिकनिक पे चलेंगे और पिकनिक पे जाने के बाद में हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट है कि हम टोटल 108 रुपए खर्च करने की कोशिश करेंगे, यानी सभी मिलकर हम 108 रुपए खर्च करेंगे। ठीक है जी, खर्च करेंगे। उनमें से 3 पिकनिक पर नहीं पहुंचे। पहले प्लानिंग थी कि कुछ दोस्त हैं वो जाएंगे पिकनिक पे और जाने के बाद में क्या करेंगे, 108 रुपए खर्च करेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि 3 ऐसे फ्रेंड हैं जो पिकनिक पर नहीं गए। अब एक चीज मुझे बताइए कि पहले टोटल फ्रेंड जाते तो उनको 108 रुपए खर्च करने पड़ते, कुछ कुछ पैसा उनके हिस्से में आता, लेकिन आज केस ये बन गया कि उनमें से 3 दोस्त ऐसे हैं जो पिकनिक पे गए नहीं। इसका मतलब पहले से क्या होगा, प्रत्येक दोस्त को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे उन 3 की वजह से, क्योंकि वो गए नहीं। इसका मतलब उन पर भार ज्यादा पड़ेगा, लेकिन टारगेट कितना, 108 रुपए खर्च करने का, लेकिन उनमें से 3 नहीं गए। इसका मतलब 3 नहीं जाने की वजह से क्या होगा, उनको जो पहले वाले दोस्त हैं उनको थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, यही है ना। फलस्वरूप शेष दोस्तों में प्रत्येक को अपने हिस्से के 3 रुपए अतिरिक्त देने पड़े। यही तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अतिरिक्त देने पड़े। अब इसका क्या मतलब है, देखो मेरे प्यारे साथियों, अतिरिक्त रुपए देने पड़े उनको, 3 रुपए प्रत्येक दोस्त को। ठीक है, तब उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी थी? तो बताइए भैया, स्टार्टिंग में पिकनिक में 2 दोस्त थे, उनमें कितनी संख्या थी? तो भैया मैं ये मान लेता हूं कि स्टार्टिंग में जो दोस्त थे वो कितने थे, X थे। मेरी बात को ध्यान से समझना, और ये इंपॉर्टेंट चीज है। कितने हैं भैया, X दोस्त थे, और ये X दोस्त ने राय मिलाई और वो गए पिकनिक पर। उन्होंने बोला कि भैया हम 108 रुपए खर्च करेंगे। ओके जी। अब क्या होता है कि 3 दोस्त नहीं गए, तो मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर 108 रुपए खर्च करने हैं उनको और बंदे कितने हैं, X,
तो जब आप इस 108 में x का भाग देंगे तो आपको पता है प्रत्येक बच्चे का, प्रत्येक दोस्त का खर्चा आएगा। भाई मैं आप लोगों से ये पूछूं कि भैया टोटल 105 रुपए खर्च करना है और जो बंदे हैं वो हम ये मान लेते हैं कि 5 है, तो प्रत्येक को कितना खर्चा आएगा? तो आप बोलोगे सर 21 रुपए, प्रत्येक का 21 रुपए खर्चा आएगा। यही है, दोस्त 5 है और 5 दोस्त मिलकर 105 रुपए खर्च करेंगे तो प्रत्येक को कितना देना पड़ेगा? तो आप बोलोगे 21 रुपए। तो बात यही है यहाँ पे। तो प्रत्येक दोस्त है उसको जो है 108 रुपए खर्च करने हैं और दोस्त कितने? x। अब हुआ क्या कि आज की केस के अंदर 3 जो दोस्त हैं वो क्या करने गए? गए नहीं पिकनिक पे। इसका मतलब मुझे बताइए कितने दोस्त नहीं गए? 3 दोस्त नहीं गए। तो मैं आप लोगों से एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि 108 है रुपए वो खर्च करने, 3 दोस्त नहीं गए, तो अब क्या होगा? प्रत्येक का खर्चा आएगा, नए जो दोस्त बच गए उनका खर्चा आएगा ये प्रत्येक का। और पहले कितने थे दोस्त? पहला दोस्त है आपका x, ठीक है। अब इनमें से जब आप माइनस कर देते हैं तो प्रत्येक दोस्त को कितना रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता है? 3 रुपए, ठीक है। क्या बोल रहा है? प्रत्येक दोस्त को तो प्रत्येक को अपने हिस्से के 3 रुपए अतिरिक्त देने पड़े, ठीक है। तो ये 3 रुपए। कहने का मतलब जब आप इसमें भाग देंगे, इसमें जब आप भाग देंगे 108 में x माइनस 3 का, तो इसका मतलब यह हुआ प्यारे साथियों कि आज प्रेजेंट में जब 3 दोस्त नहीं गए तो प्रत्येक का जो खर्चा है वो कितना रुपए ज्यादा देना पड़ता है? 3 रुपए, ठीक है। अब यही इसका मतलब होता है, मेरी बात को ध्यान से समझना। तो भैया हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए बड़े फंस गए आप, इसको कैसे सोल्व करें, क्योंकि जब आप यहां से एलसीएम लेंगे और जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको पता है ये लास्ट में एक समीकरण बन जाता है x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, और ये बहुत लेंथी हो जाता है। तो मैं आपसे एक ही सजेस्ट करूंगा कि आपको स्टार्टिंग में दोस्त पूछ रहा है कितना है, तो हम क्या करते हैं? इसको ऑप्शन से सोल्व करते हैं। क्या करते हैं हम? इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सोल्व करते हैं। क्या करते हैं? इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सोल्व करते हैं। देखो, अगर मैं x की जगह ऐसा मान पुट करूं कि जिसमें x में से ये घटाने के बाद में ये जो मान, उसमें से ये घटाने के बाद मान कितना आ जाए? 3 आ जाए। यही इसका मतलब है। तो भैया देखिए ऑप्शन पे ध्यान देते हैं, और ऑप्शन कौन कौन से हमारे सामने? एक मिनट। ऑप्शन है 15, 12, ठीक है, 9 और 6। अगर मैं सबसे पहले 15 रखूं, मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर मैं सबसे पहले 15 रखूं और 15 में से अगर मैं 3 घटाऊं तो 12, और 12 का भाग 108 में गया तो कितनी बार बोलोगे सर आप? 9 बार, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे 15 में से इसका भाग देंगे तो 108 में तो 15 का भाग जाना पॉसिबल नहीं है, तो ये तो नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं यहां पे 9 की, ठीक है, 9 यहां रखेंगे 6 और 6 का भाग इसके अंदर हम देंगे तो देखिए पॉसिबल तो जाना है, लेकिन यहां पे पर प्रॉपर दिक्कत से 3 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, 6 वैसे भी नहीं होगा, तो बचा कौन सा? 12। अगर आप यहां 12 पुट करते हैं तो ध्यान से समझना, यहां जब आप 12 पुट कर देंगे तो 108 में आपको भाग किसका देना पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर 108 में भाग देना पड़ेगा मुझे 9 का। यहां पे आपको भाग कितना देना पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर 12 का। अगर इनका मान 3 आता तो यही हमारा राइट आंसर है। तो ये कितनी बार गया था? आप बोलोगे सर ये 12 बार। ये कितनी बार गया था? आप बोलोगे सर ये 9 बार। और दोनों का जब अंतर लेंगे तो अंतर कितना निकल के आ गया? 3। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 12। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका यही है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको प्यारे साथियों देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए एक अगला क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मैं आपको लगाऊंगा नहीं, क्वेश्चन यही लिखा देता हूं, ठीक है। देखिए एक अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको ये दिखा देता हूं। देखिए मैं हटा देता हूं क्वेश्चन को और फिर मैं आपको दो एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूं फटाफट। देखो फटाफट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1 से लेके 50 तक की, अगला क्वेश्चन 1 से लेके 50 तक की संख्या लिखने के लिए कुल कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये मैंने वैसे भी डिटेल में करवाया है आपको कि भैया 1 से लेके 50 तक की संख्याओं को लिखने के लिए आपसे गिनती लिखवा रहा है 1 से लेके 50 तक की।
तो 1 से लेके 50 तक की गिनती लिखेंगे तो टोटल आपको 50 तक की गिनती लिखने के लिए टोटल कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी? तो भैया आप बोलोगे सर देखिए जब हम 1 से लेके 9 तक की गिनती लिखते हैं तो हमें केवल और केवल कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी? इसमें प्रत्येक, देखो ध्यान से समझना, एक गिनती लिखोगे आप 1 से लेके 9 तक, तो आपको पता है कि 1 से लेकर 9 तक की गिनती लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और ये 9। कहने का मतलब आपको टोटल 9 अंकों की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? लेकिन जब आप 11 से लेकर 50 तक की गिनती लिखते हैं तो उस केस के अंदर मामला थोड़ा उल्टा होता है। उस केस में क्या होता है कि प्रत्येक संख्या के अंदर आपका क्या होता है, 2 अंक होते हैं। तो एक चीज बताइए, 1 से लेकर 9 तक लिखा, तो अब बाकी जो गिनती है जब आप लिखेंगे 1 से लेकर कितने तक भाई 1 से लेकर 9 तक लिखेंगे, वहां तो 9 अंकों की जरूरत पड़ेगी। अब बाद में कितनी संख्या बच गई? तो आप बोलोगे सर 50 में से 9 गई तो 41 संख्या बच गई, और 41 में प्रत्येक में क्या है, 2 अंक है, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और ये कितना हो जाएगा, 8। यही होगा 42। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग अच्छे से? और मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? 41 को मतलब ये और 9 ये, ठीक है। तो जोड़ दीजिए आप 11, और ये कितना हो गया, 91। तो कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है आपको? तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, 91, यही हमारा सही आंसर है। चलिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए जो आपको एग्जाम में ज्यादा बार देखने को मिलेगा। शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करें? परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करें? परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करें? एक क्वेश्चन ये है, देखिए 2 4 6 8 10 196 198 को परस्पर गुणा किया। यह बोल रहा है कि 2 4 6 8, ठीक है, इस तरीके से संख्या चल रही है, ठीक है, 10, और ये संख्या आपकी जो चल रही है डॉट 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 200 तक को परस्पर आपस में गुणा किया जाए तो परिणाम के अंत में एक मिनट, परिणाम के अंत में कितने शून्य होंगे? लास्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझना। देखिए शून्य कैसे बनता है, जीरो का निर्माण कब होता है? तो आप बोलोगे सर देखिए जीरो का जो निर्माण होता है वो 2 ही संख्याओं से होता है। 2 को जब आप 5 से मल्टीपल करते हैं तो जीरो होगा। इसका मतलब यह होगा कि इन संख्याओं में अगर जितने 5 होंगे ना उतने जीरो का निर्माण होगा। तो इसको क्या करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए देखिए हम क्या कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, और 2 कॉमन लेते हैं तो ये संख्या 1 2 फिर कितनी हो जाएगी, 3 डॉट 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 100 तक हो जाएगी, ठीक है, 100 तक हो जाएगी। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, आपको पता करना है कि यार 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 5 कितनी बार होंगे, जितने 5 होंगे वही कितने होंगे, हमारे शून्य होंगे। तो हम 100 में भाग दे देते हैं, किसका, 5 का। 5 का भाग दिया तो कितना आ गया, 20, ठीक है। आप फिर इसमें 5 दे दीजिए, जब तक दे दीजिएगा तब तक आपका जो मान है वो 5 से छोटा नहीं आ जाए। तो आप बोलोगे सर 4, बस। अब आप क्या करें, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 20 और 4 कितना होंगे, 24, ठीक है, और जितने 5 होंगे उतने क्या होंगे, हमारे शून्य होंगे। तो राइट आंसर कितना हो गया हमारा, 24। देखो दोबारा से समझो, मुझे ये पता करना है कि 100 में 5 कितनी बार होंगे, तो इसका पता करने के लिए आप सबसे पहले 100 में 5 का भाग दे दीजिए। तो 100 में 5 का भाग दिया तो कितना आया, 20। अब 20 में एक बार फिर से 5 का भाग दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि 5 के अंदर भी तो 20 में भी तो क्या होगा, 5 होंगे। तो आप वो बोलोगे कि सर हाँ, इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो 4 आ गए, और भाग जब तक देते रहिए जब तक आपका मान जो 5 से छोटा नहीं आ जाए। फिर आप क्या करें, इन 20 को और 4 को जोड़ दे, तो राइट आंसर कितना आ गया, 24। मैंने आपको क्या बताया, जितने 5 होंगे उतने क्या होंगे, हमारा आंसर होगा, क्योंकि 5 और 2 मिलकर क्या कर देंगे, जीरो का निर्माण। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, 24। यही हमारा राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं प्यारे साथियों आपको जो है आज की क्लास पसंद आई होगी। 1-2 क्लास और है, फाइनली इसको खत्म करूंगा। डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चंस ले रहा हूं ताकि आपका जो फटाफट से क्रैश कोर्स के रूप में चीजें कवर हो जाए और आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको क्लास पसंद आई होगी। 1-2 क्लास में नंबर सिस्टम को पूरी तरह से फिनिश करूंगा और विश्वास दिलाता हूं कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं इनको अपनी बुक में नोट करते चले जाना और फिर इन क्वेश्चनों को देखते अपना रिविजन कर लेना फटाफट, ठीक है। ओके, मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।